नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप घर पे हैं और सुरक्षित हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से कोरोना की थर्ड वेव आना निश्चित है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने अपनी जान गंवाई है हमारी जान बचाने के लिए। क्या आपको नहीं लगता ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना को फैलने से रोकें? जिसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा जागरूक होना। बहुत सारे लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो होम आइसोलेशन का मतलब ही नहीं समझते हैं। तो आज ये समझाने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। आई वॉन्ट टू वेलकम लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता निगम, हु इज़ ऑल्सो माई मदर। Thank you, Arunita, for inviting me for the session. I hope that I can help people in managing corona at home. क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है और बेड्स जो हैं कम पड़ गए हैं, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं काम से। तो हम चाहते हैं कि हर किसी को ये समझ में आए, इसीलिए हम हिंदी में बात करेंगे। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि होम क्वारंटीन कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम परिवार के साथ रहते हैं और सबको इन्फेक्ट नहीं करना है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल को फॉलो करनी चाहिए, कोरोना पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें परिवार को फॉलो करनी चाहिए? जैसा कि आपने होम क्वारंटाइन की बात की है तो ये बिल्कुल सही है। ज़्यादातर पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है वो एक बात है, पर हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ही नहीं है 80 to 85% पेशेंट को, क्योंकि वो ज़्यादा बीमार नहीं है, उनमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं, घर में मैनेज किए जा सकते हैं। बस सबसे ज़्यादा हमको जो ध्यान रखना है उनके आइसोलेशन का। तो कम्प्लीटली आइसोलेशन होना, आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि उसको बाकी लोगों से एकदम अलग कर देना। उसके लिए हमें सबसे पहली ज़रूरत क्या है? एक रूम विद अटैच्ड बाथरूम। तो अगर आपके घर में या जो पेशेंट है उसके घर में एक रूम और अटैच्ड बाथरूम है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो उसमें रहेगा, उस रूम को सिर्फ वही यूज़ करेगा, उस टॉयलेट में और घर का कोई भी सदस्य नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वहाँ से दूसरे सदस्यों का सामान हटा देना पड़ेगा। उस कमरे में सिर्फ पेशेंट का सामान रहना चाहिए, उसकी ज़रूरत का सामान रहना चाहिए और उसकी जो डेली नीड्स हैं वो वहाँ पे रहना चाहिए। तो अब डेली नीड्स में क्या आएगा? उसका टॉयलेटरीज आएगा, उसके कपड़े आएंगे। एक सिंस ही इज़ ए कोरोना पेशेंट उसके लिए और क्या ज़रूरत है? एक पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है, एक थर्मामीटर की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉनिक बीपी अपरेटस अगर उसके पास अवेलेबल है या अवेलेबल हो सकता है तो वो होना चाहिए उस कमरे में। एक डायरी और एक पेन होना चाहिए जिसमें वो अपने वाइटल्स को नोट कर सके। वाइटल्स मीन्स टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल एंड ब्लड प्रेशर। उनको बता देना चाहिए कि आप समय डाल दीजिए और 4-4 घंटे में अपना टेम्परेचर चेक करते रहें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें और अगर ये 95 से कम होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। उसके बाद एक डस्टबिन होना चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन से लाइन होना चाहिए। पानी पीने के लिए हमेशा होना चाहिए, एक ग्लास होना चाहिए, उसकी मेडिसिन्स होना चाहिए जो कि ये उसकी कंफर्ट के लिए एक साइड टेबल पे सब कुछ अरेंज कर देना चाहिए जिससे कि उसको बार बार उठ के जाना ना पड़े मेडिसिन ढूंढने के लिए या कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए। जितना कंफर्टेबल आप पेशेंट को कर सकते हैं उतना कंफर्टेबल रूम अरेंज कर दीजिए। उसके एंटरटेनमेंट का साधन, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा टीवी है तो उस रूम में एक टीवी लगा दीजिए। और कोई आपके पास अगर पेशेंट को सपोज़ म्यूज़िक का शौक़ है तो उसके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रख दीजिए, सैनिटाइज़र रख दीजिए और सैनिटाइजेशन के लिए जो भी सामान ज़रूरत होता है वो रख सकते हैं आप उसके रूम में। और मैम, एक सवाल मैं और करना चाहूँगी कि 14 दिन के लिए एक इंसान बंद है तो रूम का क्लीन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो रूम को क्लीन कैसे किया जा सकता है? वो उस रूम में और किसी को जाने की परमिशन नहीं। दैट शुड बी क्लियर इन एवरीबडीज माइंड। नाइदर फैमिली शुड फील कि हाँ वो बेचारा बीमार है और वो अपना रूम क्लीन कर रहा है, नॉर पेशेंट शुड फील। तो ये पेशेंट को
अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि मुझे किसी से मिलना नहीं है, मुझे किसी के कांटेक्ट में आना नहीं है, तो उसको अपना कमरा खुद ही साफ़ करना पड़ेगा। एक आजकल इतने अच्छे अच्छे मॉप्स आते हैं, एक कोई सिंपल सा स्पिन मॉप रख देना चाहिए वहाँ पे लोशन के साथ, वो अपना क्लीन कर लेगा। और सिंस ही इज़ अलोन इन दैट रूम, रूम बंद है, उतना गंदा भी नहीं होगा, इजीली साफ हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली है। बाकी का जो वेस्ट है वो डस्टबिन में डाल देगा, जब डस्टबिन फुल हो जाएगा उसको टाई करके दूसरा पॉलीथीन लगा लीजिए। आई थिंक आई एम क्लियर। यस मैम। और अगर मैम कोई अकेला रहता है और उसको खुद का ख्याल रखना है तो वो कैसे आइसोलेट हो सकता है? अरुणिता, ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि जब एक पेशेंट अकेला है घर में और उसको कोरोना है, आइसोलेशन में रहना है, एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, तो उस समय उसको अपने मेंटल लेवल को बहुत हाई रखना है, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, कभी भी नर्वस नहीं होना है। और उसको हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर ज़रा भी लग रहा है कि मैं बहुत बीमार हो रहा हूँ या मेरा हालत ख़राब हो रही है, तो उसको डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ वो अगर ठीक है, इस हाल में है कि अपना चाय बना के पी सकते हैं, नींबू पानी बना के पी सकते हैं, फ्रूट जूस अपने आप से फ्रिज से निकाल के ले सकते हैं, तो इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है। वो मिल्क पाउडर वगैरह रख सकते हैं घर में चाय बनाने के लिए, अगर कोई मिल्क मैन नहीं डिलीवर कर रहा है उनके पास, तो वो मिल्क पाउडर से यूज़ कर सकते हैं चाय कॉफ़ी के लिए। पैक्ड फ्रूट जूसेस आते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह से आजकल चीज़ें अवेलेबल हैं, वेरियस आइटम्स आर अवेलेबल लाइक कोकोनट वाटर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन पैक्ड फॉर्म, तो वो ले सकते हैं उसको। और खाना अगर नहीं बना पा रहे हैं तो वो जैसे ज़ोमैटो, स्विगी जैसे ऑर्गेनाइजेशन आजकल होम डिलीवरी दे देते हैं, और बहुत ही आसान है, उनको एक कॉल करो और घर पे आपके खाना आ गया। अगर वो डिलीवरी बॉय उनको घर पे नॉक करके नहीं देना चाहता, तो आप उसको फ़ोन पे बता दीजिए कि आप बाहर चेयर रखी है, या आप बाहर उसको किसी हुक पे हैंग कर दीजिए, और जब उसके जाने के बाद आप उठा सकते हैं। और आप उनको ये भी सजेस्ट करिए कि वो कुछ चॉकलेट बार्स अपने पास रखें जो उनको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो हमेशा अपने पास रखें। जब उनको वीकनेस लगती है वो चॉकलेट खा सकते हैं। एज़ यू नो इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड चॉकलेट्स कीप एवरीवन हैप्पी, सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट। एंड थोड़े से मीठे फ्लूइड्स लेंगे तो उनका एनर्जी लेवल बना रहेगा। मैम अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हम अपनी लंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डैमेज है कोरोना से इस समय लंग्स को ही हो रहा है, तो क्या एक्सरसाइज करें या क्या ऐसे पोजीशन रखें जिससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे? कोरोना में सबसे ज़्यादा लंग्स के ऊपर असर होता है, लंग्स को डिस्ट्रॉय करता है कोरोना, इसलिए हमें अपने लंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हर 2 घंटे के बाद आप 2-3 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। सिर्फ उसमें करना क्या है, उठ के बैठिए और लंबी लंबी सांसें लीजिए, जैसे कि योग में करते हैं। दूसरा चीज़, अगर आपको योग का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं ये, और आपके लंग्स को ठीक रखने में मदद करती हैं। तीसरी सिंपल चीज़ है, अगर आपके घर में पूजा घर है और वहाँ पे शंख है, आप शंख को भी बजा सकते हैं। अच्छे से 3-4 बार उसको बजाइए दिन में, आपकी लंग, ये और कुछ नहीं है, इसमें आप लंग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। उससे भी एक सिंपल चीज़ है, बच्चों का जो बैलून होता है आप उसको फुलाइए, 4-6 बैलून दिन में 4 बार फुला लीजिए, बस आपके लंग्स की एक्सरसाइज हो गई। बस सिंपल। एक्सरसाइज के बाद बात कर लेते हैं पोजीशनिंग की। तो जैसा कि आजकल आप लोग टीवी में देख रहे हैं, सारे डॉक्टर्स, पल्मोनोलॉजिस्ट बताते हैं कि अगर आप प्रॉन पोजीशन में रहते हैं तो आपके ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। प्रॉन पोजीशन क्या है? आपको अपने पेट के बल लेटना है, और उससे क्या होता है, हमारे लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, उनको थोड़ा स्पेस मिल जाता है एक्सपेंड होने के लिए, और हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है बढ़ जाता है, डेफिनेटली बढ़ जाता है।
कौन सी चीज़ें हैं जो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को नहीं करनी चाहिए, या हम लोग को एज अ प्रिकॉशन नहीं करना चाहिए, या अगर कोई कोविड से रिकवर कर चुका है तो उसे नहीं करना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए? आपने तो एक सवाल में 3 सवाल पूछ लिए। सबसे पहला, प्री कोरोना, मतलब जो जिसको कोरोना नहीं हुआ है, दैट इज़ कॉमन पीपल को, इन जनरल सभी को वो प्रिकॉशन लेना है। अगर सबसे नंबर 1 ये है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें, बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना जाएं। आई रिपीट, स्टे होम, स्टे सेफ। दूसरी चीज़ है, अगर आपको बहुत ही आवश्यक है घर से बाहर जाना, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कोई बहुत ही ज़रूरी सामान लेने जाना है, तो आप जाइए, पर पूरी प्रिकॉशन के साथ। आप डबल मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए, और मार्केट में ये हमेशा या ऑफिस में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप भीड़ वाली जगह पे ना रहें, दूर रहें लोगों से, 2 गज़ की दूरी ज़रूर मेंटेन करें। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं, 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, वो आप हमेशा फॉलो करें तो आप कोरोना से बचे रह सकते हैं। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। मार्केट में जाएं या किसी अन्य जगह पे जाएं तो किसी भी सरफेस को ना छुएं। जैसे हम लोगों की आदत होती है, दरवाज़ा छुआ, रेलिंग को टच किया, अननेसेसरली वॉल पकड़ के खड़े हो गए, वो सब चीज़ों से हमें बचना है। अगर आप किसी शॉप में जा रहे हैं तो उसके काउंटर पे लीन ना करें, बल्कि आप दूर खड़े रहें। वैसे आजकल दुकानदार भी बहुत समझदार हो गए हैं, उन्होंने अपने काउंटर के आगे का 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए रॉड्स लगा दिए हैं, किसी ने रस्सियाँ बांध दी हैं। तो हमें भी इन बातों का ध्यान रखना है और हमें शॉपकीपर से बहुत ही कोऑपरेट करना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो कोरोना से बचे रह सकते हैं। मार्केट या ऑफिस से वापस आने के बाद भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप जैसे ही अपने घर में घुसते हैं, आप अपने शूज़ को बाहर ही उतार दीजिए बरामदे में या पोर्च में, और उनको साइड में रख के आप अपने हाथ पैर बाहर ही धो लें। फिर उसके बाद घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश करने के बाद अपने ग्लव्स डिस्कार्ड कर दीजिए, मास्क को वॉश करने के लिए रख दीजिए, अपने कपड़ों को चेंज करिए और उन कपड़ों को तुरंत आप धो दीजिए। और अगर संभव हो तो नहा लें, अगर नहीं नहाना पॉसिबल है तो आप अपने हाथ पैर मुंह धो लें। ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया रुनीता, वो ये है कि जब आप मेडिकल ऑफिसर से फ़ोन पे बात करते हैं, कोरोना टीम जो है वो कंटिन्यूसली आपसे कांटेक्ट में रहती है टेलीफोनिकली, तो वो आपको कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करती हैं। तो फैमिली मेम्बर्स आपको मेडिसिन ला के देंगे, या तो कोविड टीम आपके घर पे दी जाएगी या आपको ख़रीदना पड़ता है, जो भी है, जैसा भी आपके यहाँ सुविधा है। पेशेंट को टाइम टू टाइम अपनी दवाई ज़रूर लेनी है। पैरासिटामोल राउंड द क्लॉक लेना है। बुखार को ऊपर जाने नहीं देना है, बुखार को लो लेवल पे रखना है। तो आप 3 से 4 बार पैरासिटामोल ले सकते हैं टैबलेट, जैसा, और फिर जैसा आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया। मेडिसिन मैं यहाँ पे नहीं आपको बताऊँगी, जैसा आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसी के अनुसार आप टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहिए। और फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि वो समय पर उनको फ़ोन करके याद दिला दें कि आपने मेडिसिन लिया है या नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना अरुणिता, पेशेंट ने दवाई खा ली, खाना खा लिया, उसको और कुछ करने के लिए नहीं है, वो सो गया, तो वो टाइम पे मेडिसिन लेना भूल भी जाते हैं। अच्छा। तो आपको ये चाहिए कि उनको फ़ोन करके बार बार याद दिला दें कि आप मेडिसिन अपनी ले लीजिए, आपके मेडिसिन खाने का समय है। अब सिचुएशन नंबर 3 जो है वो पोस्ट कोविड, यानी कि जिसको पेशेंट को कोरोना हो चुका है और वो रिकवर हो गया है। अब उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो आफ्टर लॉन्ग क्वारंटाइन पीरियड पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से। बीमारी से कमज़ोर हो गया, उसके बाद वो 14 दिन तक या कभी कभी उससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आइसोलेशन में रहता है, तो वो मेंटली भी बहुत वीक हो जाता है। तो सब फैमिली मेम्बर्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसका मॉरल हाई रखना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को मास्क अभी भी छोड़ना नहीं है, मास्क ज़रूर लगाना है। जैसा कि वो
कोरोना होने से पहले लगाते थे, और सारी प्रिकॉशंस लेनी है जो कोरोना होने से पहले लगाते थे। ये नहीं है कि अगर एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता है, होता है। और मेरे बहुत सारे नोन लोगों को दोबारा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं लोग। तो मैं यही कहूँगी कि वो सारी प्रिकॉशन लें जो वो कोरोना होने से पहले लेते थे, कोरोना होने के बाद उनको कंटिन्यू रखना है। उसके बाद उनको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छी नरिशिंग डाइट लेनी है, उनको अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है, फिर से नॉर्मल होने के लिए कोशिश करना है। तो अच्छा खाना खाना पड़ेगा, हाइड्रेट रखना चाहिए अपने आप को, और लंग एक्सरसाइज को भूलना नहीं है, वो कंटिन्यू करें। बाकी की जो एक्सरसाइज हैं अगर वो करते थे तो करें, कंटिन्यू करें, नहीं करते थे तो कुछ एक्सरसाइज उनको करना चाहिए। एंड उसके साथ ही प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप कभी नहीं भूलना चाहिए। वाइटामिन्स जो डॉक्टर ने एडवाइस किए वो हमेशा लेते रहना चाहिए। फ्रूट जूसेस लेना चाहिए एंड रिलैक्स रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन लेने से क्या होता है कि मेंटल लेवल जो है वो काफ़ी वीक पड़ जाता है। तो इसलिए अपने स्ट्रेस नहीं लेना है, काम रहना है। ठीक है, कोरोना हो गया था, इट्स नॉट अ टैबू, हो गया था, अब ठीक हो गया है। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है, हिम्मत रखनी चाहिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, और अपने ऊपर ध्यान देते रहना चाहिए। फिर एक नई चीज़ जो अभी नोटिस में आई है और महामारी का रूप लेने लगी है हमारे देश में, वो है ब्लैक फंगस। आपने बहुत सारे टॉक शोज़ देखे होंगे, डॉक्टर्स के टॉक शोज़ देखे होंगे ब्लैक फंगस के ऊपर। ब्लैक फंगस क्या, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है। पर जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो ये आपके ऊपर अटैक कर देती है और आप उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस पे ध्यान देना, हाइजीन मेंटेन करना है। कोई मास्क गंदा नहीं पहनना है, हमेशा मास्क को आप वॉश करेंगे। अगर वॉशेबल मास्क है, N95 डिस्पोजेबल मास्क है, तो आप उनको टाइम टू टाइम डिस्पोज करते रहिए। और अगर आप रीयूजेबल मास्क पहन रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश करके सन में ड्राई कर लें, आयरन कर लें, और कभी भी वेट मास्क का यूज़ ना करें। क्योंकि क्या होता है, जब मास्क लगाएं और हम बात करते हैं, ड्रॉपलेट्स आती हैं, वो मास्क के ऊपर जमा हो जाती हैं, हमको पता नहीं लगता है कि वेट है, पर ये वेट होता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। दूसरी बात है, अब जैसे ब्लैक फंगस का अटैक ज़्यादा हो रहा है तो उसको भी माइंड में रखना है कि अपने आप को नोटिस करते रहना चाहिए कि कोई ऐसे सिम्टम्स तो हमारे अंदर डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो कौन से सिम्टम्स हैं जो बहुत कॉमन हैं और पेशेंट्स के द्वारा फील किए जा सकते हैं और नोटिस किए जा सकते हैं, और वो अपने डॉक्टर को बता सकता है कि मुझे ऐसा हो रहा है। एक तो फेस का एक साइड में स्वेलिंग होना सबसे कॉमन सिम्टम है। आँखों के नीचे स्वेलिंग होना, आँखों से पानी आना, आँखों का लाल हो जाना, दांत ढीले पड़ जाना, गम्स जो हैं वो दांतों पे उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है, दांतों का गिरने लगना, ये सब ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं। और समटाइम्स मुँह से खून आना, ये ब्लैक फंगस का सिम्टम है। और एक नाक बहना या नाक ब्लॉक हो जाना या नाक से बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस आना, ये सारे ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं और पेशेंट को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा कोई सिम्टम डेवलप हो रहा है तो इमीडिएटली अपने मेडिकल ऑफिसर को रिपोर्ट करना चाहिए या हॉस्पिटल जाना चाहिए। और इसके लिए कोई PHC या CHC या कोई सिंपल क्लिनिक में नहीं जाना चाहिए, उनको एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ब्लैक फंगस इज़ नॉट ए सिंपल डिसीज़। इसको मल्टीपल स्पेशलिस्ट मिल के ट्रीट करते हैं। ENT स्पेशलिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये सब का कंबाइंड एफर्ट से इसको ठीक कर सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, ब्लैक फंगस के अटैक से भी बचे रहेंगे। अगर किसी को हो जाता है तो वो टाइमली ट्रीट भी हो जाएगा। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, हमेशा अपने मॉरल को अप रखना चाहिए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को
बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ मैम आपकी कि आपने इतना समय निकाला, और मैं आशा करती हूँ कि ये सबको मदद करेगा, और कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो आपको लग ही जाएगा कि कैसे होम आइसोलेशन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या नहीं करना है। थैंक यू, आई होप दिस हेल्प्स।